नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम है ये, और आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बात करेंगे गर्म क्षेत्रों में सेब की सफल पैदावार के बारे में। तो आज जिस किसान के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उनकी कहानी कुछ इस तरह से है। जिन्हें 16 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और 11 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है, और अन्य भी बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। और ये किस लिए है? क्योंकि उन्होंने एक नई जो टेक्निक है वो उसमें सफलता हासिल की है, गर्म इलाके में सेब की सफल पैदावार। और ये इन्होंने बिलासपुर में ही नहीं बल्कि कई हिमाचल के अन्य ज़िलों में जैसे हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी, सोलन में भी सफलता हासिल की है। ये बात हुई हिमाचल की, लेकिन भारत में भी 29 राज्यों में उन्होंने ये सफलता हासिल की, और देश के साथ साथ विदेशों में भी उन्होंने इस जो ये निम्न स्तर के निम्न पहाड़ी क्षेत्रों में, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और समुद्र तल से ऊंचाई कम है, वहाँ पर ये सेब की जो सफल पैदावार उन्होंने हासिल की है, इसका मुकाम हासिल किया है। ये कहानी सफलता की है, जो ज़रूर मुश्किल रही होगी लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आइए मिलते हैं हरिमन शर्मा जी से, जो कि प्रगतिशील किसान है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत हरिमन जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि सफलता मिलना बहुत देरी होती है, लेट मिलती है सफलता, लेकिन जो इसके पीछे छोटी छोटी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत होती है, मुश्किलें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो कैसे आपने ये शुरू किया अपना सफ़र? हमारा यह बिलासपुर जिला आम बहुल्य क्षेत्र है जी। परंतु 1995 में आम पर इतना भयानक कोहरा पड़ा कि बड़े से पेड़ मतलब 100 साल के पौधे भी सूख गए। इस कारण मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना, और सबसे पहले मैंने बाजार से सेब खरीद कर एक बीज बोया, और उस पे जो फल आए 2 साल बाद वो छोटे छोटे थे। फिर पहले मैंने उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे यहाँ सेब का पौधा नहीं होता था। फिर बाद में उसको सेब पर मल्टीप्लाई किया, और 2007 में मुझे इस कार्य में सफलता मिली। वर्ष 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन महात्मा फुले गांधीनगर गुजरात के संपर्क में आया। उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम को मुझे पूर्ण सहायता की। भारत के 29 राज्यों में ट्रायल बेस पर फिलहाल इसके पौधे लगवाए। जी। तो एक जब हम एक ट्रैक पे चलते हैं कि जैसे निम्न स्तर पे हम देखते हैं आम होते हैं या ऐसी फसलें होती है जो मतलब गर्म इलाके में ही होती है, तो एक लीग से अलग हट के सोचना कैसे आपने सोचा कि भाई नहीं, मुझे ये तैयार करना है और सेब के बारे में सोचा जा सकता है? और सबसे पहले किस तरह का भूमि का चयन हुआ आपका और किस तरह के पौधे लगाए आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने जो आम से कोहरे से प्रभावित होकर इसको सेब को विकल्प के रूप में चुना, और पहले हमने इस पे पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की, और 2007 में मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिली। बाद 2009 में इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान अमृतारा कॉटेज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की। बाद 2012 में उन्होंने इसे गर्म क्षेत्र के लिए रिकमेंड किया। बाद 2017 में ICR वालों ने इस पर रिसर्च की, उन्होंने भी से निचले गर्म क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया। और अब यह पौधे भारतवर्ष के 29 राज्यों में लगे हैं, जिनमें 23 राज्यों में फ्रूटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में बांग्लादेश, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और नेपाल में भी यह पौधे सफलतापूर्वक फल दे रहे हैं। जी। जैसे आपने कहा कि 1995 में आपने ये शुरुआत की थी और 2007 तक आपको ये सफलता मिली, तो इस दौरान किस किस तरह की जो मुश्किलें, कठिनाइयाँ वो आपको फेस करनी पड़ी? और क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी थी, क्योंकि क्लाइमेट वो अलाउ नहीं करता है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आई हो? ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं आई, सिर्फ यही थी कि कोई भी नहीं मानता था कि बर्फ वाला क्षेत्र में फल पैदा देने वाला, यहाँ गर्म क्षेत्र जहाँ बिलासपुर का टेम्परेचर 45 तक चला जाता है, और हमारी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 1700 फुट है, और इवन कोई वैज्ञानिक भी नहीं मानता था कि यह फल होगा। परंतु जब यह विदेश भारत के अन्य राज्यों में लगना शुरू हुआ, वहाँ से फल आने के समाचार आने शुरू हुए, तो सब ने इसके लिए रिकमेंड किया। और अब यह किस्म कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरे ही नाम से पेटेंट हरिमन 99 के नाम से कर दी गई है। 2014 में मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, और 2021 में मुझे इसमें यह सफलता हासिल हुई। तो जैसे आपने ये हरमन 99 की बात की, तो ये आपने कब ये जो पौधा तैयार करना शुरू किया, और उससे पहले क्या कोई आप और पौधे के बारे में सोचते थे या लगाते थे? इससे पहले हम खेती करते थे, ज़्यादातर हमारा आम की नर्सरी थी जी। परंतु उसके बाद हमने आम का छोड़ दिया,
और अब हम सेब की नर्सरी तैयार करते हैं जी और कोरियर के माध्यम से सारे भारतवर्ष में इसको सप्लाई कर रहे हैं। जी। तो जैसे आपने अब ये निम्न पहाड़ी इलाकों में भी ये शुरुआत कर दी है सेब के बारे में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पूरा एरिया है या यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा सेब के लिए ही सूट करता है, और मतलब सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए ताकि हमारी जो आर्थिकी में है वो सहायता मिले। और जैसे कि अगर हम कंपेयर करें पंजाब और उन एरियाज़ में ऐसी फसलें होती है जिसमें मतलब एक ही फसल को चुनते हैं, तो हिमाचल का क्या पूरा एरिया हम कह सकते हैं कि सेब के लिए उचित रहता है? हाँ, हिमाचल के मैंने सभी जिलों में पौधे लगवाए हैं जी खासकर जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं उनमें यह पौधा नहीं होता जी क्योंकि यह जनवरी में फ्लावरिंग देता है और आजकल जून में या मार्केट में आ रहा है। जी और इस बार भी मैंने लगभग 2 क्विंटल के करीब अभी फल निकाल दिया है जी। और जून एंड तक के चलेगा। उस समय तक मेरे पास जो पौधे हैं जी उनमें से 25-30 क्विंटल फल निकल जाएगा। जी। तो जैसे आपने कहा कि इसमें फ्लावरिंग वगैरह भी जल्दी आ जाती है, तो कब इनके जो पौध है वो तैयार की जाती है, कब इसकी नर्सरी लगाई जाती है, उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसका हम सितंबर अक्टूबर में बीज बीजते हैं, जी अगले साल दिसंबर जनवरी में उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं जी और 1 साल नर्सरी में रहता है। उसके बाद इसको कोरियर के माध्यम से भारतवर्ष के सभी राज्यों में सप्लाई किया जाता है। जी। और अगर कोई युवा इससे जुड़ना चाहता है तो उसके बारे में आप कैसे बताएं कि किस तरह से उन्हें शुरुआत करनी होगी, जो कि खास तौर पर निम्न पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं? निम्न पहाड़ी क्षेत्रों में मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ, खासकर भारतवर्ष के सभी राज्यों में हमारा यह ध्येय रहा है कि पहले 10-20 पौधों से ट्रायल करें जी और जब उपजाना उसमें शुरू हो जाए तो इसको बढ़ाया जाए। और अब तो कई किसान मतलब लगभग 1,000 पौधा भी लगा रहे हैं। जी जैसे बिहार में इस बार बिहार सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 9 जिलों में इसका ट्रायल शुरू किया है जी और 14,000 पौधे लगाए गए हैं। इस बार जो बागवानी महोत्सव बिहार में हुआ तो उसमें उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए वहाँ आमंत्रित किया था। जी वह किसानों से भी रूबरू करवाया जिन 232 किसानों ने यह पौधे लगाए हैं। जी। तो जब आपको बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया तो किस तरह का सफ़र आपका रहा और किस तरह से वहाँ के जो किसान हैं वो प्रोत्साहित हुए आपके इन कार्य से? वहाँ के किसान यहाँ के किसानों की तरह ही बड़े उत्साह दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम में। जी क्योंकि जब मैं वहाँ किसानों से मिला तो उन किसानों के मतलब सबके विभाग की तरफ से मुझे फ़ोन नंबर दिए गए हैं और मैं अब भी डायरेक्ट उनसे संपर्क कर लेता हूँ कि कहीं कोई बीमारी आए, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है और बिहार सरकार के जो निदेशक हैं वो भी चाहते हैं कि हम बिहार सरकार में या बिहार सरकार के माध्यम से किसान इसमें आर्थिकी में लाभ उठा सकें। इसके अलावा एक नरकॉम्स का है 7 राज्यों का, जो दिल्ली में अलग से विभाग है। वहाँ भी मैंने जैसे मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें 50,000 पौधे भारत सरकार के माध्यम से इस बार सप्लाई किए हैं और जो कि अच्छे चल रहे हैं। और बारिश होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया और अक्टूबर नवंबर में भारत सरकार के माध्यम से मैं इन 5 राज्यों में किसानों से मिलने जाऊंगा। यानी लगभग ऑल ओवर इंडिया में आपकी ये जो वैरायटी है वो जा रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। जी जी जी। तो पहले हम हिमाचल की ही बात करते हैं कि हिमाचल में जब आपने बिलासपुर में ये शुरू किया तो उसके बाद कौन कौन से ज़िले आपके संपर्क में आए और किस तरह से उन्हें सफलता मिली? बाकी अभी सभी जिलों में पौधे लग रहे हैं, खासकर सोलन जिला में सबसे ज़्यादा पौधे हैं मेरे जी। जैसे दाड़लावाड़ बेल्ट है या यहाँ घनाटी में भी एक किसान ने 500 पौधा लगाया है जी। और धुंधन, अर्की, शेरी साइड, इस साइड मेरे पौधे बहुत ज़्यादा हैं। कांगड़ा में तो जो मटौर एयरपोर्ट है वहाँ 7 किसानों ने लगभग 3200 पौधा लगाया है मेरा और उनके यहाँ फल भी आ रहा है जी। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे सूखा पड़ता है, जब हम गर्म इलाके की खास तौर पर बात करें, पानी की समस्या रहती है, तो इनमें कितनी पानी की आवश्यकता होती है और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? पानी का इसका सेब के पौधे का ऐसा है कि गर्मियों में 5-7 दिन में पानी देना पड़ेगा और सर्दियों में 10-12 दिन और बरसात में पौधे को पानी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ों के पास अगर पानी इकट्ठा हो जाए 10-12 घंटे तो इसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं और पौधा सड़ जाता है जी। और एक सभी लोगों का ये भी मानना रहता है कि जो गर्म इलाके के सेब होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, ये कुछ धारणाएं रहती है। क्या आपके जो ये हरमन 99 की हम बात करते हैं या फिर और कोई पौधा आपने तैयार किए है तो उसमें भी ये कहा जा सकता है? हाँ जी, जो जून महीने में पककर तैयार होता है और इसमें भयंकर गर्मी होती है तो इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ 15 से 18 दिन है जी। इससे ऊपर नहीं ठहर पाता जी। अब कोल्ड स्टोर का हमें पता नहीं कि ठहर जाए, परंतु खुले में या 10-15 दिन ही ठहर पा रहा है जी।
और क्या अंतर रहता है जो कि परंपरागत क्षेत्रों के, हम जैसे बर्फीले क्षेत्रों की बात करते हैं और निम्न स्तर के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क रहता है सेब के पौधों में और सेब की जो ये इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बिल्कुल जो हमारा हरमन 99 सेब है यह बिल्कुल नरम है और सॉफ्ट है और इसको बिना दांतों के भी व्यक्ति खाया जा सकता है। मिठास में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसका बायोडाटा निकाला है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी निकाला है, तो उनमें यह सही पाया गया है। और इसमें खास बात यह है कि जो ICAR वालों ने इसका डाटा निकाला है उसमें शुगर इसमें मात्र 2% है, 0.2% है 100% में जी। तो यह किस्म से शुगर रहित भी है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हेल्थ के साथ साथ तो ऐसे भी एक हमारे लिए फ्रूट तैयार होता है जिससे हम सेहत भी अच्छी बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने अन्य राज्यों की बात की, तो भारत सरकार की तरफ से किस तरह आपको हेल्प मिलती है, किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको इनवाइट किया जाता है और अलग अलग राज्यों में आप जाते हैं? 2013 में मैं वाइब्रेंट कृषि सीमेंट उत्सव में गुजरात महात्मा गांधी नगर गया था जी। तो वहाँ मैं NIF से मिला था जी। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है जो कि कोई भी किसान अपने स्तर पर इनोवेशन करता है तो उस इनोवेशन को वह अपने सरकार के खर्चे पे पूरे भारतवर्ष के किसानों से ट्रायल पे लेते हैं। इसी तरह मेरी शुरुआत हुई 2013 में भारत के 17 राज्यों में ट्रायल किया गया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से और 18, 19, 20, 21 इनमें इस तरह भारतवर्ष के 29 राज्यों को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से कवर किया गया है। बाद जब वहाँ सफलता मिलनी, फल लगना शुरू हो गया तो लोग अपने स्तर पे भी अब लाखों की संख्या में पौधे मंगवा रहे हैं जो कि डायरेक्ट कोरियर के माध्यम से भी भेजे जा रहे हैं जी। तो जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं, पुरस्कारों की बात करते हैं, तो 16 बार जो राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार आपको मिले हैं, 11 बार राज्य स्तरीय, तो उसके बारे में बताएं कि सबसे पहला जो पुरस्कार है वो आपको कब मिला और उसके एहसास के बारे में बताएं। सबसे पहले मुझे 2007 में माननीय SDM महोदय द्वारा मिला था। 2008 में मुझे मतलब अपने जिला स्तरीय पुरस्कार मिला था और 2008 में मुझे धौला कुआं पाउंटा साहब में 15 अगस्त 2008 को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार मिला था। 15 अगस्त 2009 को इसमें फतेहपुर कांगड़ा में प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार सम्मानित हुआ था और उससे बाद यह पुरस्कारों का सिलसिला जारी रहा। 2017 में मुझे महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के द्वितीय राष्ट्रीय किसान के रूप में सम्मानित किया गया था। 2018 में मुझे प्रथम पुरस्कार भारत का कृषक सम्राट सम्मान माननीय तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के कर कमलों द्वारा अशोका होटल दिल्ली में दिया गया था जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है हिमाचल के लिए भी कि इतने अच्छे अच्छे पुरस्कार आपको मिले हैं और इतने सफलता आपने हासिल की है। तो सबसे यादगार जो आपकी सफलता है वो क्या आपको लगती है कि मुझे सच में फिर ऐसा एहसास हुआ कि बहुत बड़ी सफलता मैंने इसमें हासिल की हो? जब मैं 5 बार मुझे राष्ट्रपति भवन में 7 बार ठहरने का मौका मिला तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि मैंने कभी स्वप्न में मेरी सोचा था कि मैं खेत में काम करने वाला और 10 पढ़ा किसान जो है तो राष्ट्रपति भवन भी जाऊंगा। और महामहिम राष्ट्रपति ने जिसमें हमें बांट दिया तो उस दिन शाम को उन्होंने हमें डिनर पे भी बुलाया था और उसके लिए भी पत्र जारी किया था जी। और मुझे 3-4 राष्ट्रपतियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनसे सबसे आदर्श मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ। मैं 2 बार उनसे मिला हूँ और उनकी जो बोलचाल या किसानों से बातचीत करने का ढंग था वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमें भी बहुत अच्छा जानकर लग रहा है कि इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे अवार्ड्स आपको मिले हैं और इतनी सफलता आपको मिली है। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि हिमाचल में अगर वो सेब की इसी नहीं बल्कि किसी तरह की फसल के साथ भी जुड़ते हैं तो हिमाचल की आर्थिकी को बढ़ावा दे सकते हैं और कई जो हिमाचल के लिए अलग जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं। युवाओं को मेरा यही सुझाव है कि खेती की तरफ आएँ। खेती से ही किसान आत्मनिर्भर हो सकता है और बाकी कार्य से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने खेती करने छोड़ दी है। एक तो इसका मुख्य कारण आवारा पशु हैं, जंगली पशु हैं, जिनकी वजह से किसान खेती की तरफ रुझान नहीं कर रहे हैं। अगर किसान का खेती का आउटपुट देखा जाए तो मान लो किसान 1 रुपया खेती पे खर्च करता है तो उसको मात्र 20-25 पैसे की इनकम होती है। इसलिए किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है और किसान खेती को घाटे का सौदा समझ रहे हैं, परंतु दोबारा खेती की तरफ ही आकर गुजारा
होगा। जी। जैसे अभी हम ये कह सकते हैं कि 2 साल का जो ये लॉकडाउन का दौर रहा, कोविड-19 का दौर रहा, तो क्या इस समय भी आपको लगा कि जो युवा है वो बागवानी की तरफ और खेती की तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़ा है? नहीं, हिमाचल में कम है, बाहरी राज्यों में ज़्यादा है। बाहरी जी। राज्यों में मुझे कई जगह से फ़ोन आते हैं कि हम फैक्ट्री में काम करते थे तो अब हमारा रोज़गार छूट गया है, जी। तो भाई हम सेब की तरफ आना चाहते हैं। तो और साल में लगभग ऐसे 400-500 किसान तो बाहरी प्रदेशों से मेरे यहाँ भी खुद विजिट करने आते हैं। जी। जैसे आजकल फल लगा है तो कम से कम 100-200 किसान महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से यहाँ फल देखने आते हैं जी। और वो लार्ज स्केल पे उसको लगा रहे हैं मेरे लिए। जी। जैसे आपने बीच में बात भी की थी कि जर्मनी और बांग्लादेश ऐसे मतलब विदेशों में भी आपने यात्रा की है, तो वहाँ के बारे में बताएं, वहाँ का सफ़र आपका कैसा रहा और किस किस तरह आपको वहाँ पर जाने का मौका मिला? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, सिर्फ पौधे भेजे हैं जी विदेशों में मैंने जी। भी सिर्फ पौधे भेजे जी। हैं। जाना मुझे एक बार में मणिपुर में जो मेरा प्रोजेक्ट चला था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से, वहाँ अच्छे रिजल्ट है तो मणिपुर में मैं एक बार गया हूँ। जी। बाकी बांग्लादेश से किसान यहाँ के फल ले गए, पौधे ले गए हैं। जी। वो हर साल 2-3 किसान वहाँ से आते हैं और पौधे ले जाते हैं यहाँ से जी। तो इसका ये हम मान सकते हैं कि वहाँ पर आपकी ये जो पौधे हैं वो सफलतापूर्वक जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है जी। उसमें 23 राज्यों के किसानों के नाम और पौधों के फोटो व फोन नंबर हैं कि जिनके यहाँ सक्सेस हुआ है, सक्सेस स्टोरी है जी। 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 और जैसे हम बगीचा लगाते हैं, इन जी जो आपने हर्बन 99 की बात की, तो कितनी दूरी पौधों में रहती है इसमें आमतौर पर? इसमें जो टिश्यू कल्चर का पौधा है जो उसमें 5 फुट रखते हैं जी। और जो दूसरा पौधा है उसमें 15 फुट रखते हैं पौधे से पौधा। परंतु टिश्यू कल्चर का जो प्लांट्स है वो लैब में तैयार होता है, उसमें जड़ें कम होती हैं और हमारे यहाँ जहाँ जहाँ तूफान ज़्यादा चलता है तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, नहीं तो गिर जाता है जी। और जो बीज से तैयार पौधा होता है इसकी जड़ लंबी होती है 2-2.5 फुट तक जी। ये सहन शक्ति तूफान से सहन कर लेता है जी। और लगभग अगर हम छोटे से एरिया की बात करें तो कितना पौधे किसान लगा सकते हैं एरिया वाइज, अगर हम काउंट करें, और कितनी फसल उन्हें उसमें मिल सकती है? मैं तो भारतवर्ष में सभी किसानों से जब मेरे से कोई बात करता है तो मैं यही कहता हूँ कि अलग अलग मिट्टी में इसके अलग अलग परिणाम आ रहे हैं और पकने का समय, फल लगने का समय भी अलग अलग आ रहा है। तो पहले 10 या 20 पौधों पर ट्रायल किया जाए, बाद में जब उनमें फल अच्छे आए और सफलता उनको हासिल हो जाए तो इस कार्य को कमर्शियल स्तर पर करें। जी। यानी ट्रायल करना सबसे ज़्यादा सबसे जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, जलवायु भिन्न भिन्न है और सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब सफलता रही है तो मणिपुर में रही है और वहाँ पर वो कमर्शियल स्तर पर भी किसान कर रहे हैं। वहाँ लगभग मेरे कोई 5 लाख के करीब पौधे अकेले मणिपुर में हैं जी। और अगर हम बात करें, क्योंकि आपने जैसे गैप की बात की, और सेब के साथ हम अन्य फसलें भी लगा सकते हैं या फिर जैसे डिपेंडेंट रह जाते हैं फिर सेब पे ही? नहीं, सेब पे 3-4 साल तक सब्जियां लगाई जा सकती हैं जी। बाकी मक्की वगैरह तो नहीं बीजना चाहिए क्योंकि मक्की 8-9 फुट ऊंची चली जाती है। सेब का पौधा 6-7 फुट पे ही हम नीचे इसको प्रूनिंग करके रखते हैं तो मक्की इसके लिए इफेक्ट करती है, परंतु गेहूं बीज सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, प्याज लहसुन लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो यानी इसके साथ साथ आपका ये रोजगार भी खुला रहता है? हाँ, बाकी मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी का 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का सपना है तो उसमें भी ये सहायता दे सकता है क्योंकि जब तक पौधा 2 साल तक फल ना दे तब तक नीचे उसमें सब्जियां लगा के भी अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। जी। जब हम बात करते हैं रोज़गार की तो ख़ास तौर पर जब बागवानी की हम बात करते हैं सेब की, तो ये एक अकेले आदमी की इनकम नहीं होती है, एक का ही रोज़गार नहीं है, तो इसमें कई लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है, तो उसके बारे में क्या राय आप रखते हैं? देखिए, जैसे हम सेब का कार्य करते हैं तो लगभग 3 मजदूर तो मेरे पास परमानेंट हैं 12 महीने के लिए। बाकी जब सीजन का समय होता है दिसंबर जनवरी में तो 12 हमारे पास ग्राफ्टिंग करने वाले कुल्लू से आते हैं और यहाँ मजदूर 15-20 रखने पड़ते हैं क्योंकि पैकिंग का होता है। और एक जैसे बॉक्सों में हम भेजते हैं, बाई एयर प्लांट्स भेजते हैं तो मिस्त्रियों को भी काम मिलता है और खासकर कोरियर वालों को बहुत ज़्यादा काम मिलता है। इस बार मैंने लगभग 29 लाख रुपए कोरियर वालों को अदा किया जो कि पूरे भारतवर्ष में यहीं से पौधे जाते हैं बाई एयर, हम चंडीगढ़ तक पहुंचाते हैं, वहाँ से आगे फिर बाई एयर कोरियर के माध्यम से जाते हैं। तो बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपके साथ साथ इतने सारे लोगों का रोज़गार साथ में जुड़ा है और कोई भी आदमी इस तरह के कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। इसके बारे में बताया, अगर आप ये कर सकते हैं तो कितना आसान या कितना मुश्किल सभी के लिए हो सकता है। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आप मोटिवेट कर सकते हैं युवाओं को।
मोटिवेट करने का यही तरीका है कि किसान इस तरफ खेती की तरफ ध्यान दें जी और खाद और मतलब दवाइयों की तरफ छोड़ दें, जी ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। क्योंकि हमारा जो पहले मतलब जिस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम खेती कर रहे हैं उसमें खाद, बीज, महंगे डीजल, इसी में पैसा खर्च हो रहा जी। है। हमारे बुजुर्ग पहले पशुओं से खेती करते थे जी और खाद अपने घर की लगाते थे, जी। कोई दवाई स्प्रे नहीं करते थे। जी, अब बिल्कुल। तो ऐसा हो गया कि हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो हमें 20 रुपए की उत्पादन हो रहा जी। है। तो जैसे सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दिया जा रहा है तो किसानों को चाहिए कि ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, अपने घर में पशु जी। रखें, उनका गोबर इस्तेमाल करें और खादें वगैरह पेस्टिसाइड दवाइयों का प्रयोग बंद कर दें। बिल्कुल। एक तो इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे सैकड़ों बीमारियां पैदा हो रही हैं। जी। पहले जो बुजुर्ग होते थे वो इतनी बीमारी नहीं होते बिल्कुल थे। नहीं होती। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये जो हम रासायनिक खेती की ओर जा रहे हैं तो इससे हमारे नुकसान बहुत हो रहे हैं। बहुत नुकसान है और जितना हम खर्च करते हैं उससे आधा भी हमें हासिल नहीं होता। जी, तो पर्यावरण के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये सेब की फसल अच्छी हो सकती है और हेल्थ के लिए तो है ही। हाँ, 12 महीने हरा भरा रहने के कारण जी। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पतझड़ थोड़े दिनों में होती है और खासकर जो मेरी हरिमन 99 वैरायटी है इसमें पतझड़ आती ही नहीं, इसमें खुद करना पड़ता है। जी। ऊपर के क्षेत्रों में तो पतझड़ होती है पर हमारे यहाँ नहीं होती। तो सरकार की तरफ से भी आपको हमेशा इसमें सहयोग मिलता रहा है? काफी सहयोग मिलता है, खासकर भारत सरकार की तरफ से तो बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है जी। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही भारत सरकार डील कर रही है। जी, तो हिमाचल के युवा भी आपके साथ बहुत सारे जुड़ते रहते हैं और उन्हें रोजगार भी मिलता रहता काफी जुड़ते रहते हैं जी, खासकर जो मैं लोकल रोजगार देता हूँ तो अपने घर गांव के ही होते हैं सभी जी। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि गर्म क्षेत्रों में भी आपने इतनी जो सेब की सफल पैदावार हासिल की है और इसमें बहुत सी सफलता हासिल की है। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारे साथ हरिमन शर्मा जी थे जो कि प्रगतिशील किसान है और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से है और बहुत सारे पुरस्कारों के साथ इन्हें नवाजा गया है। तो हरिमन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।